हेलो मेरे बिहार के प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आपका एक बार स्वागत है ईडू फाइबर में। ठीक है दोस्तों। और मैं दोस्तों जो आपका जीके जीएस जो बिहार भर्ती परीक्षा सिपाही का है, उसका जो मैं जीके जीएस का पर्सन यानी कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं लेके चल रहा हूं। और आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा सेशन। आज मैं दोस्तों इकोनॉमिक्स का सेट 3 लेके आया हूं, जिसमें आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उनको आज मैं धमाकेदार तरीके से आपको बताने वाला हूं और एकदम शॉर्ट और सटीक तरीके से बताने वाला हूं दोस्तों। और बहुत सारे फैक्ट के बारे चर्चा भी करेंगे और उन सारे फैक्ट को जहां पे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लगे उसे नोट डाउन भी करना है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है बोर्ड पे। देखिए सुवर्ण मुख्यतः संबंधित होता है, बताइए सुवर्ण यानी कि गोल्ड ये किससे संबंधित होता है? ये होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। किससे संबंधित होता है? अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। ठीक है दोस्तों। तो चलिए इससे जुड़े फैक्ट भी देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विश्व बैंक का एक अन्य नाम है, बताइए। विश्व बैंक यानी कि जो वर्ल्ड बैंक है, जो भारत को लोन दिया था वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ 1991 में, इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने चर्चा कर चुका है। तो इसका और एक दूसरा नाम कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। विश्व बैंक का और एक नाम है जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट। देखिए फैक्ट क्या बता रहा है कि विश्व बैंक का एक अन्य नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है। ठीक है, ये जो वर्ल्ड बैंक है ना, उसका दूसरा नाम है। ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? देखिए सबसे ज्यादा कर यानी टैक्स का भुगतान कौन सा सेक्टर करता है? औद्योगिक क्षेत्र। कौन सा? औद्योगिक क्षेत्र करता है। ठीक है, इंडस्ट्री वाला जो सेक्टर है वो करता है। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट। फैक्ट क्या बोल रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है। नियोजन काल के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि इंडिया का जो जीडीपी है, ठीक है, में औद्योगिक क्षेत्र के हिस्से में पर्याप्त वृद्धि हुआ है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। और अंतरिम बजट वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान के अनुसार कर राजस्व में सर्वाधिक हिस्सेदारी निगम कर का, मैंने बताया था कौन सा कर का? निगम कर का। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, चलिए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी प्रत्येक 21% है। ठीक है, और हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि जो वस्तु एवं सेवा कर है जीएसटी, ये क्या है? प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष कर। तो ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? तो वर्गीज कुरियन जो है ना, ये आपका श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति से। ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट। ठीक है, तो वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंध है और इस कार्य हेतु वो वर्ल्ड फूड प्राइज 1989, कब? 1989, रेमन मैग्सेस पुरस्कार 1963 तथा पद्म विभूषण 1999 से सम्मिलित हो चुके हैं। ठीक है, और नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशंस मत्स्य उत्पादन से संबंधित है और भारत विश्व में मछली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और अंतर्देशीय मत्स्य पालन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है दोस्तों। तो ये थे आपके बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट। ठीक है, जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा ये क्या है महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा सकता है कि भारत जो है मछली उत्पादन में पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नीली और श्वेत क्रांति किससे संबंध है? तो नीली और श्वेत क्रांति किससे संबंध है? मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग से। किससे संबंधित है? मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग से। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट। देखिए फैक्ट क्या पूछ रहा है। देखिए वर्गीज कुरियन, ये हो गया था ना, एक मिनट सॉरी। ठीक है, यही है ना फैक्ट।
ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ की अवधारणा पहले शुरू की गई थी, बताइए। SEZ ये किस देश में सबसे पहले शुरू की गई थी? तो ये हमारा प्यारा भारत में, कहाँ पे? प्यारा भारत इंडिया में किया गया था SEZ का सबसे पहले शुरुआत। ठीक है, चलिए देखिए फैक्ट देख लीजिए। विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ, इसका पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा पहले भारत में शुरू की गई। सेज भारत में EPZ के रूप में चीन से भी पहले से मौजूद है, जबकि पहला सेज चीन ने स्थापित किया था। पहला सेज किसने स्थापित किया था? चीन ने, चाइना ने। ठीक है, और SEZ की सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुआ? इंडिया में। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है SEZ का पूर्ण रूप क्या है? तो अभी हम लोगों ने देखा SEZ का पूर्ण रूप क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, चलिए देखिए अगला फैक्ट। फैक्ट क्या बता रहा है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की अवधारणा पहले भारत में शुरू की गई, और सेज भारत में EPZ के रूप में चीन से भी पहले से मौजूद है, जबकि पहला सेज चीन ने स्थापित किया था। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें क्या क्या है? बताइए। कपास, तिलहन, जूट और गन्ना, यही चार क्या है? भारत का वाणिज्यिक प्रमुख फसल है। ठीक है, चलिए देखते हैं फैक्ट। देखिए फैक्ट क्या बता रहा है कि भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें हैं कपास, तिलहन, जूट, गन्ना, तंबाकू इत्यादि, जबकि प्रमुख रोपण फसलें हैं चाय, कॉफी, नारियल और रबर इत्यादि। ठीक है दोस्तों, तो फसल से संबंधित प्रश्न आना ही आना है, और ये आपके महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता है, इसे कौन सी मांग कहा जाता है? बताइए। वस्तु की मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर भी उसके मांग में परिवर्तन नहीं होगा, तो ये कौन सा मांग कहा जाएगा? बताइए। पूर्ण बेलोचदार। क्या कहा जाएगा? पूर्ण बेलोचदार है। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट। देखिए फैक्ट क्या बता रहा है कि यदि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के बाद भी उसकी मांग ज्यों की त्यों बनी रहे और उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, तो उसकी मांग को पूर्णतः बेलोचदार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णतः बेलोचदार। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विदेशी मुद्रा दर का अर्थ वो दर है जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है। बताइए किसके साथ किया जाता है? विदेशी मुद्रा बाजार मूल्य में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट। देखिए फैक्ट क्या बता रहा है, फैक्ट क्या बता रहा है कि वो दर जिस पर एक देश की मुद्रा का व्यापार किया जाता है विदेशी मुद्रा दर कहलाता है। यह विदेशी मुद्रा बाजार में किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी अन्य देश की मुद्रा के लिए किया जाता है। और विदेशी विनिमय दर निर्धारण के 3 सिद्धांत मिलते हैं। देखिए विदेशी विनिमय दर को निर्धारित करने के 3 सिद्धांत है। कितने सिद्धांत है? 3 है। पहला क्या है? सुवर्ण समता सिद्धांत। ठीक है, पहला सिद्धांत क्या है? सुवर्ण समता सिद्धांत। सेकंड क्या है? क्रय शक्ति समता और सिद्धांत। और तीसरा क्या है? मांग पूर्ति सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न में पूछा गया है कि दो देशों के बीच वस्तु विनिमय एक्सचेंज ऑफ कोमोडिटीज को क्या कहा जाता है? देखिए दो देशों के बीच व्यापार होता है तो उसको क्या बोलते हैं? द्विपक्षीय व्यापार। क्या बोलते हैं? द्विपक्षीय व्यापार। ठीक है, चलिए देखते हैं फैक्ट इससे जुड़े। देखिए द्विपक्षीय व्यापार को दो देशों के बीच वस्तु विनिमय कहा जाता है। ठीक है, साथ ही द्विपक्षीय व्यापार शर्तों की धारणा में देश के निर्यातों में निहित उत्पादक साधनों की उत्पादकता के साथ साथ देश के आयातों में प्रयुक्त विदेशी साधनों की उत्पादकता को भी क्या करता है? सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, और मिल मार्शल विश्लेषण प्रस्ताव वक्रों द्वारा निर्धारित व्यापार की शर्तें वस्तुतः व्यापार की वस्तु विनिमय शर्तों से संबंध होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मुद्रास्फीति के समय के दौरान
कर की दरों में निम्नलिखित में से क्या होगा? देखिए, जब मुद्रास्फीति बढ़ेगी ना तो उस समय क्या करता है बैंक, अपने जितने भी टैक्स जो भी ऋण देता है ना उसका जो ब्याज रेट होता है उसको क्या कर देगा? बढ़ा देगा। क्या कर देगा? बढ़ा देगा, वृद्धि कर देगा, ताकि मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट। देखिए फैक्ट क्या बता रहा है कि मुद्रास्फीति के दौरान कर की दरों में कोई भी देश वृद्धि करेगा जिससे मुद्रा की तरलता समाज में कम हो सके, यानी कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का एक कारक है? देखिए उत्पादन का एक कारक कौन सा है? उद्यमकर्ता। कौन है? उद्यमकर्ता एक कारक है उत्पादक का। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट। देखिए वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों को उत्पादन के कारक कहते हैं। उत्पादन के कारक उत्पादन प्रक्रिया में निविष्टितियां यानी कि इनपुट्स है। उत्पादन के कारकों को 4 वर्गों में बांटा गया है: भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम वृत्ति या संगठन। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आप देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भारतवर्ष में निम्नलिखित किस उद्योग में पानी की खपत सबसे अधिक होता है? बताइए कौन सा ऐसा उद्योग है जिसमें पानी का खपत सबसे ज्यादा होता है? थर्मल पावर में। क्या होता है? थर्मल पावर में पानी का यूज दोस्तों बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं फैक्ट। देखिए भारतवर्ष में दिए गए विकल्पों में थर्मल पावर में पानी की खपत सबसे अधिक होती है। ऐसा विद्युत उत्पादन हेतु टरबाइन को भाप से चलाने के लिए होता है, अतः भाप बनाने के लिए थर्मल पावर में पानी की खपत बहुत अधिक होती है। ठीक है, वाष्प बनाने के लिए, ठीक है, भाप बनाने के लिए पानी की खपत ज्यादा होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि मांग पैदा करने के लिए किसकी जरूरत है? बताइए मार्केट में मांग पैदा कब होगा? जब लोगों के पास क्या होगा? इनकम होगा, पैसा आएगा। ठीक है, तो आय जब बढ़ेगी तब मार्केट में मांग भी बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए फैक्ट क्या बता रहा है कि मांग पैदा करने के लिए सबसे जरूरी आय होती है। क्या होती है? आय। पैसा, पॉकेट में पैसा रहेगा तब ना आप कुछ खरीदिएगा। ठीक है, और आय रहने पर ही व्यक्ति मांग करता है, और मांग को प्रभावित करने वाली प्रमुख बात उपभोक्ता की आय ही है। आय के बढ़ने से क्रय शक्ति बढ़ती है, अतः आय के बढ़ने घटने पर मांग भी क्या होती है? बढ़ती घटती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है वर्तमान प्रतिफल नियम का अर्थ है। देखिए वर्तमान प्रतिफल का नियम का क्या है? ह्रासमान लागत। इसका जो नियम का अर्थ है क्या? ह्रासमान लागत। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट। देखिए वर्तमान प्रतिफल या ह्रासमान लागतों से आशय उत्पादन की उस परिस्थिति से है जिसमें उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ औसत तथा सीमांत लागतों में भी क्या होता है? ह्रास होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? तो इनमें से किसे राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता? बताइए। राष्ट्रीय बचत पत्र, दीर्घावधि पॉलिसी, बीमा पॉलिसी, भविष्य निधि। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय बचत पत्र। ठीक है, इसको जो है राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नया पूंजी निर्गम रखा जाता है, यानी कि नया पूंजी जो होता है निर्गम, इसको कहाँ रखा जाएगा? द्वितीयक बाजार में, अल्प वस्तु बाजार में, प्राथमिक बाजार में या काला बाजार में। ठीक है, तो देखिए इसको कहाँ रखा जाएगा? प्राथमिक बाजार में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए शेयर बाजारों को दो बाजारों में बांटा गया है, एक प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। जब नया पूंजी निर्गम प्रस्ताव किया जाता है तो वो प्राथमिक बाजार में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? प्राथमिक बाजार में। ठीक है, और द्वितीयक बाजार में इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयरों का कारोबार होता है, यानी कि द्वितीयक बाजार में इलेक्ट्रॉनिक रूप का जो भी शेयर होता है उसका कारोबार होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मांग वक्र कब आंतरिक नहीं होता है? तो मांग वक्र कब आंतरिक नहीं होगा? जब केवल एवजी उत्पादों की कीमतें बदलती है, जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है, जब केवल आय बदलती है। तो राइट आंसर क्या है? जब केवल वस्तुओं की कीमतें बदलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं फैक्ट। देखिए वस्तु की कीमतों में परिवर्तन से मांग वक्र का विवर्तन न होकर मांग वक्र में विस्तार तथा संकुचन की प्रक्रिया होती है। क्या होता है? मांग वक्र में क्या होता है? विस्तार तथा संकुचन की प्रक्रिया होती है, और मांग वक्र पर नीचे की ओर चलना मांग में विस्तार, जबकि ऊपर की ओर चलना
मांग में संकुचन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको नोट डाउन भी कर लेना है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है कि घरेलू बाजार में टमाटर का दाम बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? हमारे घरेलू बाजार में टमाटर का दाम कब बढ़ेगा? जब हम लोग ताजा टमाटर का निर्यात कर देंगे दूसरे देशों में। क्या करेंगे? ताजे टमाटरों का निर्यात अन्य देशों को किया जाएगा, तब हमारे यहाँ पे क्या होगा? टमाटर का दाम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। फैक्ट देख लीजिए, फैक्ट क्या बता रहा है कि जब घरेलू टमाटर का निर्यात किया जाएगा तो घरेलू बाजार में टमाटर कम हो जाएंगे, जिससे उसका दाम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हम अपने देश के टमाटर को दूसरे देश में बेच देंगे तो हमारे देश के टमाटर में क्या हुआ? कमी हुआ ना। तो जब वस्तु कम रहेगी और उसका मांग ज्यादा रहेगा तो उसका दाम क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, चलिए, और जिस वस्तु की पूर्ति कम हो जाती है उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, सिंपल वे में। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मांग का नियम किस पर आधारित होता है? निर्माता की प्राथमिकता पर, विक्रेता की प्राथमिकता पर, पूर्तिकार की प्राथमिकता पर, या उपभोक्ता की प्राथमिकता पर? तो राइट आंसर क्या होगा? उपभोक्ता की प्राथमिकता पर। ठीक है, चलिए देखते हैं फैक्ट। देखिए ये तो हो गया ना, सॉरी, एक मिनट। देखिए फैक्ट क्या बता रहा है कि मांग का नियम उपभोक्ता की प्राथमिकता पर आधारित होता है। मांग के नियम के अनुसार उपभोक्ता किसी वस्तु की अधिक इकाई कम कीमत पर खरीदेगा। किसके तहत खरीदेगा? मांग का नियम। ठीक है, और ये उपभोक्ता का प्राथमिकता पर ही जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारण नहीं है? तो इनमें से कौन सा मांग का प्रत्यक्ष निर्धारण नहीं है? बचत। कौन नहीं है? बचत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं फैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार है? तो लोचदार कौन से वस्तु की मांग का है? विद्युत का है। किसका है? विद्युत का मांग जो है वो लोचदार होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे जुड़े और भी फैक्ट। देखिए फैक्ट क्या बता रहा है कि दिए गए विकल्पों में मात्र विद्युत की मांग क्या है? लोचदार है, जबकि औषधि, चावल और दिया सलाई की डिबिया की मांग बेलोचदार है। क्या है? बेलोचदार का मतलब क्या है कि अगर वस्तु के दाम में परिवर्तन आए या कुछ चेंज आए लेकिन फिर भी उसकी मांग क्या होता है? बना हुआ रहता है। तो बताइए, अगर माचिस का दाम बढ़ जाएगा तो लोग खरीदेगा कि नहीं? बिल्कुल खरीदेगा। ठीक है, लेकिन जो बेलोचदार के रूप में नहीं आता वो आता है विद्युत। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। किसी वस्तु का मूल्य उसकी कीमत पर निर्भर करता है, किसी वस्तु का मूल्य पूरी तरह से स्थानापन्न वस्तुओं पर निर्भर करता है, या फिर किसी वस्तु का मूल्य महत्व तभी होगा जब उसे कोई लेना चाहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नीचे डी नंबर। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य तभी होगा जब यह मांग की क्या होगा? अपेक्षा दुर्लभ होगी। यानी कि अपेक्षा दुर्लभ का मतलब क्या है कि उसका मांग कब होगा? जब वो वस्तु बहुत कम पाई जाएगी। ठीक है, तब उसका मांग क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। चलिए देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट। देखिए फैक्ट क्या बता रहा है कि वस्तु का मूल्य तभी होगा जब यह मांग की अपेक्षा दुर्लभ होगी। मैंने बताया कि जब वस्तु की स्थिति दुर्लभ होगी तो उसका मांग ज्यादा होगा और साथ में उसका दाम भी क्या है? ज्यादा लगता है। ठीक है, देखिए सत्य उदाहरण स्वरूप स्वर्ण वो वस्तु है जिसकी मांग तो अधिक है पर यह दुर्लभ वस्तु। बताइए कि जो सोना होता है ना, गोल्ड, उसका मांग बहुत ज्यादा है मार्केट में, लेकिन गोल्ड पाया कम जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या है? इसके साथ क्या है कि ये वस्तु क्या है? दुर्लभ है। ठीक है, चलिए, जिसके कारण इसका मूल्य अधिक होता है। ठीक है, मैंने बताया कि ऐसे वस्तुएं जिनकी मार्केट पे डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन उसकी उत्पादन कम है तो उसका दाम क्या है? बहुत ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि मांग जन्य स्थिति एक स्थिति है अधिक मांग की, मांग और पूर्ति के बीच समता की, अधिक पूर्ति की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा आपका? अधिक मांग की। किसका होगा? अधिक मांग की। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट। देखिए फैक्ट क्या बता रहा है, एक मिनट, सॉरी। देखिए फैक्ट क्या बता रहा है कि जब समग्र पूर्ति में वृद्धि की अपेक्षा समग्र मांग को प्रभावित करने वाले कारक अधिक प्रभावी हो, अर्थात जब चालू कीमतों पर वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए कुल मांग इनकी कुल पूर्ति की तुलना में अधिक हो जाए तो इसे मांगजन्य स्फीति कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है,
कि किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था, यानी कि स्वायत्त निवेश को किसमें चेंज किया था, प्रेरित निवेश में, तो वो जॉन रॉबिन्सन थे। कौन थे? जॉन रॉबिन्सन। ठीक है, चलिए देखते हैं फैक्ट। देखिए फैक्ट क्या बता रहा है, स्वायत्त निवेश वो निवेश है जो आय या उत्पादन के स्तर से निरपेक्ष होता है, जबकि प्रेरित निवेश आय एवं लाभ के सापेक्ष होता है। प्रेरित निवेश क्या होता है? आय एवं लाभ के सापेक्ष होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे जुड़े। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो बाजार नियम किसने प्रस्तुत किया था? ये किया था जेबी सेन ने। किसने किया था? जेबी सेन ने। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट। देखिए फैक्ट क्या बता रहा है कि बाजार नियम जेबी सेन ने प्रस्तुत किया था और बाजार नियम के अनुसार पूर्ति स्वयं अपनी मांग उत्पन्न करती है। यह नियम वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है। यह प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत का मर्म बिंदु है। ठीक है, तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब देखिए अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है कि श्रम की मांग को क्या कहते हैं? बताइए, श्रम की मांग को क्या बोलेंगे हम लोग? प्रत्यक्ष मांग, बाजार मांग, फैक्ट्री मांग, उसको कहेंगे व्युत्पन्न मांग। व्युत्पन्न मांग कहेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फैक्ट। देखिए फैक्ट क्या पूछ रहा है, फैक्ट क्या बता रहा है कि उत्पादन के साधनों की मांग संयुक्त रूप से की जाती है, अर्थात इनकी मांग संयुक्त मांग है, और साधनों की मांग व्युत्पन्न या अप्रत्यक्ष मांग भी है। ठीक है, और जबकि वस्तुओं की मांग प्रत्यक्ष मांग होती है और उत्पादन के साधनों की मांग कभी भी स्वयं उनके लिए नहीं की जाती है, जबकि उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु बाजार में वस्तुओं की मांग आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष संस्तुति के लिए की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में क्या कराता है? अगर बताइए किसी वस्तु की मांग में वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब उपभोक्ता की आय में भी क्या है? वृद्धि हो रहा है, तभी तो वो डिमांड कर रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे जुड़े फैक्ट। चलिए देखिए इस सेट का, इकोनॉमिक्स सेट 3 का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है तो उसे क्या कहा जाता है? बोलिए क्या कहा जाता है? उत्पादक की अधिशेष या उपभोक्ता की अधिशेष? तो उसको बोलेंगे उत्पादक की अधिशेष। ठीक है, तो देखते हैं फैक्ट। फैक्ट एक मिनट। देखिए फैक्ट क्या बता रहा है कि उत्पादक का अधिशेष से तात्पर्य है जब व्यक्ति को किसी वस्तु को छोड़ने के बजाय उसके लिए अधिक कीमत अदा करनी पड़ती है, तो ऐसी स्थिति को उत्पादक का क्या कहा जाता है? अधिशेष कहा जाता है। ठीक है, और तथा उपभोक्ता का अधिशेष उस स्थिति को कहा जाता है जब उपभोक्ता किसी वस्तु को क्रय करने के लिए जो कीमत देने को तैयार रहता है तथा जो कीमत वो देता है, उन दोनों के बीच का अंतर ही उपभोक्ता की बचत या अधिशेष कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको हमारे जो सेट 3 था इकोनॉमिक्स के सारे प्रश्न सिंपल वे में मैंने बताया, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ये थे आपके सेट 3 के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो आप अगर बिहार पुलिस, यानी कि बिहार पुलिस भर्ती जो वैकेंसी आई है, उसमें अगर आपको एक सीट लेना है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल ईडू फाइबर से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही दोस्तों बोला ही जाता है कि अगर भला अच्छा काम करना है तो उसको दूसरों को बांटना भी चाहिए, तो इसलिए आपके जितने भी फ्रेंड सर्किल ग्रुप में है व्हाट्सएप में, सबको क्लास का लिंक जरूर भेजें ताकि सभी लोग अपने लिए एक एक सीट सुनिश्चित कर सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।